देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। ध्यान रहे, अब देश के मीडिया घराने कॉरपोरेट घरानों में तब्दील हो चुके हैं और जाहिर है कि इन कॉरपोरेट घरानों का एक सूत्रीय कार्यक्रम बिजनेस करना या पैसा कमाना होता है। जब प्रेस और मीडिया के माध्यम से पैसा कमाने की नीयत लेकर कुछ घराने मीडिया में एंट्री करते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ एक हो सकता है, और वो है टीआरपी की दौड़ में आगे निकल जाने वाले ये घराने पैसे कमाने का ग्राफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन देश की उन्नति, तरक्की और विकास को बहुत पीछे छोड़ देंगे। किसी भी स्कूल में होने वाला असेंबली सॉन्ग जो होता है उस पर स्कूल के बच्चे अलग से समय नहीं लगाते, बल्कि वो ऑटोमेटिकली बच्चों को याद हो जाता है क्योंकि वो रोज़ पढ़ा जाता है। तो बार बार जब कोई चीज़ हमारे कानों में आती है और आंखें उसको देखती हैं तो वो न चाहते हुए भी याद हो जाती हैं। तात्पर्य ये है कि जो बात रोज़ाना आपको सुबह या दिन या शाम में दोहराई जाती है वो याद रहती है। आज टेलीविज़न चैनल्स पर होने वाले डिस्कशन और उस पर बनाए जाने वाले प्रोग्राम सिर्फ नफ़रत पर बेस्ड होते हैं और उनकी ये प्रार्थना होती है और उनका ये गीत होता है, नफ़रत नफ़रत और सिर्फ नफ़रत। तो सुनने वाले चाहे उसको याद ना करना चाहते हों, लेकिन अनचाहे भी उनको वो याद हो जाता है। आज देश के नेशनल चैनल्स और बहुत से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कुछ इस तरह के डिस्कशंस और चर्चाएं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ नफ़रत पैदा करना होता है। मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को तहकीकी नज़र या शोध की नज़र से देखना चाहता था, तो हमने पाया कि अनबायस्ड और बैलेंस्ड पत्रकारिता करने वाले लोगों की जो व्यूवरशिप है वो जहर फैलाने वाले और नफ़रत फैलाने वाले चाटुकार पत्रकारों के प्रोग्राम्स के व्यूज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पाई गई। इससे पता चलता है कि धरती पर, देश और दुनिया में अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है जो बैलेंस्ड पत्रकारिता को देखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ये अच्छे लोग किसी अच्छे कॉज के लिए यूनाइटेड नहीं होते, या ये अच्छे लोगों को चुनकर लाने के लिए यूनाइटेड नहीं रहते, ये बिखरे हुए रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बुरे लोग हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी राक्षस और शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यूनाइटेड होते हैं और अपनी टोली को यूनाइट करके वो कहीं पर भी दंगा, फसाद, हिंसा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब कल की मेवात की घटना को ही देख लें कि मोनू मानेसर और जो साथी है बजरंगी, उसकी कॉल पर पूरे हरियाणा से 0.5% हिंदू भी वहां नहीं आया। चंद लोग वहां पहुंचे जो उनकी प्रवृत्ति के लोग थे या उस सोच के लोग थे। और मजे की बात यह है कि वो दोनों भी नहीं पहुंचे, बस एक वीडियो जारी कर दिया, उसको वायरल कर दिया गया। और ये बात इसका सबूत है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी कोई कॉल देता है तो उसकी कॉल को अक्सर सुना नहीं जाता है, लेकिन जो लोग सुनते हैं वो उन्हीं की कैटेगरी में से या प्रवृत्ति में से होते हैं, यानी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सब नहीं, उसमें कुछ अच्छे भी होते होंगे। हालांकि मेवात की इस घटना पर अगर तुरंत कार्रवाई न हुई होती और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई न की होती, वहां पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री को डिप्लॉय न किया होता, एडमिनिस्ट्रेशन को चाक और चौबंद न किया होता, भले ही देर से सही, तो ये घटना भी और आगे खिंच सकती थी। लेकिन जहर तो लोगों के दिलों में पैदा होता ही है और नफरत दूर बैठकर भी एक दूसरे के दिलों में पैदा हो ही जाती है, क्योंकि सच्चाई सामने आते आते काफ़ी वक्त लगता है। इस बीच में भ्रामक खबरें और समाचार अपना काम कर जाती हैं। अब देखना ये बाकी है कि आनन फानन में एजेंसीज़ के ज़रिए से की जाने वाली गिरफ्तारियां कितनी अनबायस्ड और निष्पक्ष होती हैं, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि जो मजलूम पक्ष होता है या मजलूम वर्ग होता है उसी को मुजरिम भी बनाया जाता है, क्योंकि जो जालिम था उसको तो पहले से ही संरक्षण प्राप्त होता है। अब उसको संरक्षण होने की वजह से उसको मुजरिम नहीं बनाया जाता, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से एजेंसीज और पुलिस जो है वो मजलूम लोगों को ही पकड़कर ये दिखा देती हैं कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और हमने पत्थरबाजों को और तमंचेबाजों को पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन 8-10 साल, 5-6 साल गुजरने के बाद वो बेगुनाह साबित होते हैं, लेकिन तब तक उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो जिस समाज में इंसाफ नहीं होता वहां अशांति आना और वहां पर बर्बादी आना ये लाजिम है, ये फितरत है, ये कुदरत का कानून है। दिल्ली दंगों के बारे में और इससे पहले भी कई दंगों के बारे में ऐसा देखने में आया है। ये एक अलग शोध का विषय होगा जिस पर चर्चा होगी। इससे पता चलता है कि अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो और विल हो तो फिर दंगे चंद घंटों में कंट्रोल किए जा सकते हैं। नफरती प्रोग्राम, नफरती जहन तैयार करने वाली टेलीविजन की ये फैक्ट्रियां भी बंद हो सकती हैं। और वैसे भी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार चाहे तो पूरे शहर के दंगे को ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर कंट्रोल कर सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दंगों के बाद दंगों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मगर नफरती मिजाज और जहनों को बनाने वाली ये टेलीविजन पर फैक्ट्रियां कब बंद होंगी, ये अहम सवाल है। बड़ा अजीब लगता है उस वक्त जब अमन चोपड़ा नाम का आदमी टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर बदअमनी और नफरत की बातें करता है। देश के बिगड़ते माहौल में एक बात देखने की और गौर करने की है, और जो बहुत कॉमन है वो ये है कि जितने भी आपको दंगाई मिलेंगे, छुरेबाज, बंदूकबाज, कट्टेबाज या पत्थरबाज मिलेंगे, ये वो लोग हैं जो किसी समाज के गरीब
और बेरोज़गार नौजवान हैं, छोकरे हैं जो 18 और 22 और 25 के बीच के हैं। ज़ाहिर है इनके पास कोई रोज़गार तो है नहीं और इनको रोज़गार के नाम पर ये धंधा दिया गया है जो किसी भी एक नेता या किसी भी एक सियासी पार्टी के कहने से कहीं पर भी डंडे कट्टे और नाजायज़ हथियार लेकर इंसानों का कत्लेआम करना अपना बिजनेस समझते हैं। आप ये बात कह सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी और इलिटरेसी जानबूझकर पैदा की गई है सियासी पार्टियों के माध्यम से। इस पर सीरियसली काम नहीं किया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर देश का हर नागरिक पढ़ लिख जाएगा और रोज़गार से लग जाएगा तो ये भीड़ कहाँ से इकट्ठा की जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि ये सियासी और मजहबी रैलियों में बेरोज़गार लोग ही क्यों होते हैं, बेरोज़गार बच्चे और नौजवान ही क्यों होते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्री राशन की योजना का लाभ उठाने वाली देश की जनता जिस दिन 85 करोड़ से 85 लाख पर आएगी तो यकीन मानिए देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे, उन्माद, हिंसा और नफरत का माहौल भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ये इस बात का सबूत होगा कि अब देश के अंदर लिटरेसी आ गई है, देश के अंदर रोज़गार खुल गए हैं और देश अब समृद्ध और विकसित हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास का माहौल शांतिपूर्ण और पुरअमन चाहते हैं, पुरसुकून चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आसपास के नौजवानों पर नज़र रखें, उनके रोज़गार, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, लिटरेसी को आम करें और बच्चों को, ख़ासतौर से नौजवानों को पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित करने और उनको अच्छे रोज़गार से लगाने की एक मेहनत करें तो आशा की जाती है कि आपके सराउंडिंग का माहौल बहुत पुरसुकून हो सकता है। बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल और पढ़ाई में बिजी होंगे, जो बच्चे अपने कारोबार या अपनी नौकरियों में मसरूफ़ होंगे तो फिर सड़क पर उन्माद फैलाने वाले लोग कहाँ से लाए जाएंगे। यूँ तो मौत का एक वक्त तय है, वो आनी ही है अपने वक्त पर, लेकिन जब बेकसूर, मासूम और बेगुनाह लोग इस तरह की हिंसा में मारे जाते हैं और वो अकेले और तन्हा अपने घर का एक सहारा होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बहुत मलाल और बहुत सदमा होता है। अब ऐसे मौक़ों पर ये बलवाई और हिंसा करने वाले लोग या आतंकी न मासूमों को देखते हैं, न इकलौते को देखते हैं, न किसी बेगुनाह को देखते हैं, बस उनका तो एक शैतान सवार होता है और उसमें जो है वो पता नहीं कितने बेगुनाह लोग उनकी आई में आ जाते हैं। इंसान रूपी भेड़ियों की हिंसा के शिकार होने वाले कुछ लोग जिनमें मोहम्मद साद इमाम अंजुमन मस्जिद, उनके इंतकाल के बाद उनकी कुछ नज़में सामने आईं, मैंने सुना, भावुक हो गया। आप भी ज़रा उसको सुने, यकीनी तौर पर आपका दिल भी जो है वो पिघल जाएगा कि हिंदुस्तान के लिए इस तरह का सोच रखने वाला आदमी जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नज़में लिख रहा है, नज़में पढ़ रहा है, गीत गा रहा है हिंदुस्तान की एकता और उसकी तरक्की के लिए, और उसको भी जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ा, शिकार बना दिया अपनी हवस का। हालात हाज़रा पर बनाया गया ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। अपना, अपने आसपास का, अपने घर वालों का और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान।